हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। अब देखिए यूनिट 1 का हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हमने वीडियो कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो में, जिसमें यूनिट 1 को हमने कवर किया। अब आज हम यूनिट 2 को कवर करने जाएंगे। यूनिट 2 जिसमें आपका पूरा साइनसोइडल और एसी सर्किट का है। ठीक, बहुत बड़ी यूनिट है तो इसमें क्वेश्चन भी थोड़े से ज़्यादा होंगे वहाँ से, लेकिन सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन को कवर करते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझाते हुए इसके क्वेश्चन टाइम से एंड हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि पावर फैक्टर क्या होता है प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव अगर सर्किट है तो हमेशा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? 1। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर होता है 1। ये तो आपको बताया था। पावर फैक्टर इक्वल टू कितना होता है cos फाई के केस में? आर के केस में वी और आई सेम फेज में होते हैं। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वी और आई सेम फेज में होते हैं। तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। और पावर फैक्टर कितना होता है? cos फाई। तो cos 0 कितना हो गया? 1। cos 0 कितना हुआ? 1। जबकि आप इंडक्टर या कैपेसिटर का केस देखेंगे तो वहां थीटा हो जाता है 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो दोनों के केस में cos 90 कितना हो जाएगा? 0। यानी कि इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 0। प्योर की बात कर रहे हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द एवरेज पावर? बेटा एवरेज पावर बताया था कई बार कि एवरेज पावर केवल और केवल रेजिस्टेंस की वजह से होती है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर नहीं होगी। यानी कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर हमेशा कितनी होती है? 0। इस चीज को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कई बार। एक टर्म आती है डायनेमिक इंपीडेंस। डायनेमिक इंपीडेंस बोलते हैं इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। जो इंपीडेंस होता है सर्किट का, जो बहुत हाई इंपीडेंस होता है जिसको हम बोलते हैं, वो कहलाता है आपका डायनेमिक इंपीडेंस। और डायनेमिक इंपीडेंस इक्वल टू होता है जस्ट ए मिनट। ठीक है, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो डायनेमिक इंपीडेंस की जो वैल्यू होगी Z इक्वल टू L बाई सी इंटू आर, L अपॉन आर सी, ये डायनेमिक इंपीडेंस कहलाता है। पावर फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो पावर फैक्टर आप बता सकते हो, ठीक है, कि पावर फैक्टर हमारा cos फाई होता है। पावर फैक्टर को हम cos फाई भी बोलते हैं, और ये R अपॉन जेड के भी इक्वल होता है। या इसको हम कह सकते हैं कि ट्रू पावर और एक्टिव एपरेंट पावर का रेशियो होता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं वी आई cos फाई अपॉन वी आई, ये भी होता है ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे कि साहब पावर फैक्टर जितना होता है ये बताता है कि एक्चुअल में कितनी पावर हमारी यूज हो रही है। ठीक है ना, एक्चुअल पावर कितनी यूज हो रही है। इफ पावर फैक्टर इज 0.9 इट मींस हमारा जो सर्किट है वो 90% पावर का यूज कर रहा है, 10% लॉस हो रही है। सिमिलरली आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछ सकता है। तो क्वालिटी फैक्टर अगर आपसे पूछ रहा है तो आप हमेशा बताएंगे कि Q इक्वल टू, कॉमन फॉर्मूला है ओमेगा एल बाई आर। या आप बता देंगे कि भाई वोल्टेज अक्रॉस L और C अपॉन, जस्ट ए मिनट, सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर रहा है अभी। ठीक है, L और C अपॉन अप्लाइड वोल्टेज V। ठीक है, यहां से आपका निकल के आया था ओमेगा एल बाई आर। तो ओमेगा एल बाई आर जो आपका है वो कहलाता है क्वालिटी फैक्टर, सीरीज में भी पैरेलल में भी। सीरीज रेजोनेंस में वोल्टेज का मैग्निफिकेशन होता है, पैरेलल सर्किट में करंट का मैग्निफिकेशन होता है, इसीलिए उसको करंट मैग्निफिकेशन फैक्टर बोलते हैं वहां पर। यहां पर ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन कहलाता है सीरीज रेजोनेंस। और ये क्या का बता रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि क्वालिटी फैक्टर बताता है कि जो आपके सर्किट में रेजोनेंस के टाइम पे इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो Q टाइम्स ज्यादा है सप्लाई वोल्टेज से। अगर सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है तो आपके इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो Q टाइम्स ज्यादा होगा। 100 का मतलब अगर Q 10 है तो वहां पे 1000 वोल्ट होगा। अब दोनों सेम होंगे, इंडक्टर में भी कैपेसिटर में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, बट वहां पे इतना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर, कि वोल्टेज मैग्नीफाई हो रहा है। ठीक है जी। वाई सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज नोन एज एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहा जाता है सीरीज रेजोनेंस को? क्योंकि सीरीज रेजोनेंस पे जेड जो होता है वो मिनिमम होता है। जेड जो होता है वो मिनिमम होता है। अब अगर इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड।
अगर जेड मिनिमम है तो करंट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि करंट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो सीरीज रेजोनेंस के केस में सर्किट की कैपेबिलिटी होती है कि वो हैवी करंट को विड्रॉ कर सकता है मेंस से, ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। इसका जस्ट उल्टा होता है पैरेलल में। पैरेलल में जेड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर जेड मैक्सिमम है तो करंट हमारी मिनिमम होगी, यानी कि ये करंट को ज्यादातर करंट को ब्लॉक करके रखता है, रोक के चलता है, तो इसलिए हम बोलते हैं करंट रिजेक्टर सर्किट। ठीक, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज ऑफ ए थ्री फेज स्टार कनेक्शन? तो अगर थ्री फेज स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं स्टार में, तो स्टार में देखिए करंट सेम होती है, IL बराबर IPH, जबकि डेल्टा में, मैं यहां पर डेल्टा का भी लिख देता हूं, यहां पर IL इक्वल टू होता है √3 IPH, ठीक है। यहां पर स्टार में वोल्टेज सेम नहीं होते हैं, तो VL इक्वल टू होता है √3 VPH, तो यहां पे VL इक्वल टू होता है VPH। पावर दोनों में सेम होती है, पावर अगर थ्री फेज पावर की बात करें तो √3 VL IL cos phi, और यहां पर भी यही होगी, पावर सेम होती है √3 VL IL cos phi, ठीक है। तो पावर हमारी सेम होती है दोनों के केस में। दीज आर द रिलेशंस बिटवीन स्टार कनेक्शन एंड बिटवीन लाइन वैल्यूज एंड फेज वैल्यूज, ठीक है, ऑफ थ्री फेज कनेक्टेड सिस्टम। चलिए, कितने टाइप की पावर होती है? तो देखिए तीन तरह की पावर है। टोटल पावर कहलाती है एपरेंट पावर, ठीक है। तो एपरेंट पावर हो गई P इक्वल टू VI, यूनिट हो गई इसकी किलोवाट, नहीं इसकी यूनिट गलत लिखी हुई है यहाँ पे, किलोवाट नहीं होगी, इसकी यूनिट होगी kVA, इसकी यूनिट होगी kVA, ठीक है। और फॉर्मूला होगा P इक्वल टू VI। ट्रू पावर यानी कि एक्चुअल पावर जो यूज होती है, यानी कि इस पावर का जो रियल कंपोनेंट होगा, टोटल पावर के दो कंपोनेंट होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। जो रियल कंपोनेंट होगा वो आपकी ट्रू पावर होगी, रियल कंपोनेंट निकलेगा cos phi से, यानी कि अगर ये एंगल cos phi है तो इसके मैंने दो कंपोनेंट किए, ये वाला जो कंपोनेंट होगा रियल कंपोनेंट वो कहलाएगा VI cos phi, या इसको हम इसीलिए रियल पावर भी बोलते हैं। तो रियल पावर कितनी हो गई मेरी VI cos phi, तो इसकी यूनिट होती है किलोवाट, इसकी यूनिट होती है किलोवाट, ठीक है। रिएक्टिव पावर क्या होगी? इस टोटल पावर का जो इमेजिनरी कंपोनेंट है, ठीक है ना, VI sin phi, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर, इसकी यूनिट हो जाएगी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, kVAR, ठीक है जी। ठीक, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर की डेफिनेशन पूछ सकता है। फॉर्म फैक्टर क्या होगा? रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू दी एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू टू दी एवरेज वैल्यू इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू टू दी RMS वैल्यू। तो ये डेफिनेशन है, इसको जरूर पढ़ के जाना, इसमें से भी क्वेश्चन आपसे या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा या फिर आपसे 2 नंबर में डिफाइन करवा सकता है, ठीक है। ठीक है, अब ये पूछ लेगा आपसे एवरेज वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है। तो देखिए एवरेज वैल्यू की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो तो यही है, ठीक है। तो क्या है एवरेज वैल्यू? कि अल्टरनेटिंग करंट एक्सप्रेस्ड बाय द DC करंट विच ट्रांसफर अक्रॉस एनी सर्किट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि एक सर्किट में, कोई भी सर्किट है उसमें अगर आप एक DC सोर्स लगा रहे हो और यहां पर जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, अब उसी सर्किट में अगर मैं कोई अल्टरनेटिंग सोर्स लगाता हूं और इसकी करंट की वो वैल्यू जो सेम चार्ज ट्रांसफर कर दे, जो सेम चार्ज ट्रांसफर करे, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? आपकी एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से RMS वैल्यू क्या कहलाती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कि अगर आपका DC करंट जितनी हीट जनरेट कर रही है, अगर AC करंट भी उसी वैल्यू का सोर्स लगा रहे हैं, वही रेजिस्टेंस ले रहे हैं, कंडीशन सेम है, तो करंट की वो वैल्यू जो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रही है उस रेजिस्टेंस में जितना कि वो DC के केस में कर रही थी, तो करंट की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? RMS वैल्यू, ठीक है जी। तो ये RMS वैल्यू हो गई। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर। तो देखिए सबसे बड़ा कॉज क्या होता है लो पावर फैक्टर का? कि घर की जो लोडिंग होती है, जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब इंडक्टिव नेचर के होते हैं। तो हमारी जो ज्यादातर मोटर है, ट्रांसफार्मर है, सबका लो पावर फैक्टर होता है, ठीक है। लोड का हमारे ज्यादातर का लो पावर फैक्टर होता है। इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, इन सब का लो पावर फैक्टर होता है, सब इंडक्शन बेस्ड होते हैं। तो जब लो पावर फैक्टर है तो सबका लो पावर फैक्टर है, घरों में यही यूज होता है, तो ओवरऑल पावर फैक्टर तो लो होगा ही होगा। अब कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं? तो इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? फेज एडवांसर लगा सकते हो। फेज एडवांसर का काम यही होता है
कैपेसिटर लगा सकते हो, कैपेसिटर बैंक लगा सकते हो, कैपेसिटर का पावर फैक्टर लीडिंग होता है, तो वो ओवरऑल पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यूनिट 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। देखिए अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमेरिकल तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में छोटा मोटा न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की हमारी कोशिश ये है कि जो आपको मेन क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, ताकि इनमें से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आप उसका आंसरेबल हो, उसके लिए आप उसको बता पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट 3 के लिए।